जी, सभी को Recording जय in गुरु जी, जय progress. न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में फिर से वंदन करते हुए, गुरु जी से ये प्रार्थना करते हुए कि आज जो हम जानेंगे ऑटिज्म के पीछे पहले दो क्लासेस की, उसका सिर्फ बेस समझने के लिए। लेकिन आज हम थोड़ा थोड़ा सा उसका बेसिक, फर्स्ट डे में क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उसके सिम्टम के आधार पर, उसके कंडीशन के आधार पर, या उसके हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हमें आगे इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं न्यूरोथेरेपी में, हमारा जो ट्रीटमेंट है हमेशा हिस्ट्री, सिम्टम और कंडीशन के हिसाब से ही डिसाइड होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे टाइम एक चलाएं। अगर उसको उससे फ़ायदा मिला है, अच्छा लगा है, तो हमारा ट्रीटमेंट एक रहता है। लेकिन अगर जैसे जैसे उसके सिम्टम बदलेंगे, आज सिम्टम कुछ और है, कल हो सकता है अच्छे सिम्टम बेहतर हो जाए। बॉडी को जो चाहिए था वो पहले मिल चुका है, अब उसकी डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड को पूरा करना हमारा एक काम है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपकी कृपा से हमें समझ आएगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इसके साथ साथ, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो सबसे पहले माँ आदिशक्ति को प्रणाम है, क्योंकि उनकी शक्तियों से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। और उनसे ये भी प्रार्थना है कि हमारे अंदर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, अर्धनारीश्वर का जो रूप है हमारे अंदर, एक साइड लेफ्ट साइड जो हमारा, शायद लेफ्ट साइड हमारा फेमिनाइन है, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो हमारे अंदर। जो भी हमारे अंदर अवगुण है वो आपकी कृपा से पूरे हो पाए। जो भी ब्लॉकेजेस है हमारी फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड, वो सभी ब्लॉकेजेस, ये अवगुण ठीक हों, हमारे अंदर नम्रता भी भरे। अगर हम कठोर है तो नम्र भी है, साथ साथ गुस्सा करना आता है तो हमें खुश होना भी आता है, प्यार करना भी आता है, कि हमारे अंदर माँ भी है और शिव भी है, शिव शक्ति दोनों है। प्यार करना भी आता है हमारे को, गुस्सा करना भी आता है। तो हमारे अंदर जो गुण है आपके, वो हमारे अंदर प्रवाहित हो और हम अच्छे इंसान बनकर आगे बढ़ें, सेवा करते हुए आगे बढ़ें। तो माँ भगवती, माँ गायत्री, माँ आदिशक्ति, वेद माता से हमारी प्रार्थना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, आपकी कृपा से ही हमें मिला है, क्योंकि गुरु जी ने इतना महत्व दिया है वेद माता को, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो माँ को शत शत नमन करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी कृपा से हमें मिला है, और आपकी कृपा से ही हमें समझ आएगा। इसलिए जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ गायत्री, जय माँ आदिशक्ति। तो सबसे पहले श्री सद्गुरुदेवाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। सदगुरुदेव को भगवान को प्रणाम करते हुए, जिनके कारण हमें ये सब कुछ मिल पा रहा है। प्रभु तुम मत पूछो मुझे कितनी मोहब्बत है तुमसे, इतना ही जानो मेरी मोहब्बत का अब कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये तोलने में नहीं आएगी मोहब्बत की, इतनी है उतनी है। जो है तो इनफाइनाइट है, नहीं तो नहीं है, होगी तो सिर्फ इनफाइनाइट होगी। उससे कम में हमारे को बात नहीं चलेगी अब से। तो हमारे को इनफाइनाइट प्रेम है अपने गुरु से, अपने सदगुरु से, अपने इष्ट देव से, जिसको भी हम मानते हैं, क्योंकि उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और उनके ही आशीर्वाद से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हर एक कार्य में हमारे गुरु का, सदगुरु का, इष्ट देव का, जिसको भी मानते हैं उसका हाथ है, पूरा हाथ पैर मुंह सब कुछ है। लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये सब कुछ मिल पा रहा है, इसीलिए उनको प्रणाम है, नमन है। तो ऑटिस्टिक बच्चों को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, हमेशा ये सवाल बना रहता है लोगों के मन में कि पहले दिन बच्चा जब आता है तो क्या ट्रीटमेंट दें उसको। बात की बात तो आगे की है कि आगे क्या ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन बच्चा सामने आ गया है, वो बता के तो आएगा नहीं हर बार कि सर हम आने वाले हैं, मैम हम आने वाले हैं। तो हमारे पास एक तैयारी होनी चाहिए, या एक क्वेश्चनियर तो होना चाहिए कम से कम, कि वो आया, उसको बैठाया, उसके घर वालों से क्वेश्चन किए। ये नहीं होना चाहिए कि हम पेशेंट सामने आके बैठा है और हम फोन कर रहे हैं किसी को कि आप ये बताओ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछूं, इसको क्या ट्रीटमेंट दूं। एटलीस्ट हमारे पास इतना तो मटेरियल हो, इतना नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज हो, कहने का मतलब है कि हम खुद से डिसाइड कर पाए कि ट्रीटमेंट क्या देना है। ये सबसे पहले डिपेंड करेगा कि उसकी मदर हिस्ट्री क्या है, मदर हिस्ट्री क्या होगी, क्योंकि बच्चे पर तो वही प्रभाव पड़ा ना जो माँ पे पड़ा हुआ है। तो पहले माँ के बारे में जानना जरूरी है, मदर को किस चीज़ की डेफिशिएंसी थी या क्या समस्याएं रही थी पहले। आमतौर पर उन्हीं सब हिस्ट्री के बेस पर हम बच्चे को क्या ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ये डिसाइड होगा। तो क्वेश्चन हम क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स से या उसकी मम्मी से। तो सबसे पहले हम पूछ सकते हैं कि क्या मदर को कभी लीवर संबंधित कोई समस्या रही है। अगर, आजकल सभी को है लगभग, लेकिन अगर है, पहले डायग्नोस हुई है और उन्होंने उस पर कार्य, क्या कार्य किया है, ये इसका पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, लीवर की दिक्कत है, या तो खुद से दवाई ले ली, अगर दवाई ले ली, लंबे टाइम चलाने से क्या होता है कि उसको वो दिक्कत चलती रहती है बार बार। फिर लंबे टाइम में क्या क्या होगा, एक दवाई डॉक्टर ने दी, उससे फायदा हुआ, तो वही दवाई महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल खाते रहे खाते रहे। तो दवाइयाँ हैं जो बहुत प्रचलित हैं इस टाइम पर, इसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत प्रचलित हैं। इसको लोग अपनी मर्जी से कई बार खा जाते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए मेन ये चीज़ होती है कि वो जाए, कंसल्ट करे, किसी से भी करे, कम से कम कंसल्ट करे और बताए कि मैं ये दवाई खा रही हूँ या ये दिक्कत है मुझे।
इसीलिए ज़रूरी है कि क्या दिक्कत रही है पहले, कोई क्रोनिक इशू तो नहीं रहा, तो अगर मदर का लीवर वीक होगा तो आगे बच्चे का भी लीवर वीक हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपने कभी कोई मेडिकेशन भी ली है, खासकर प्रेगनेंसी के समय, और क्या दवाई लेने के बाद वो समस्या का समाधान हो पाया? कोई भी समस्या है, XYZ, पेट दर्द, लूज मोशन है, कैसा भी दिक्कत है, चाहे सर में भी दर्द है, क्या उसकी आपने दवाई ली थी? अगर दवाई ली थी तो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? कि ऐसा भी ना हो कि कोई दवाई खा ली और उसका साइड इफेक्ट हो गया हो। कभी कभी कोई दवाई का साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ता है। फिर कब्ज, UDF रहती थी क्या? ये आजकल सभी को है, हालांकि आजकल ये समस्या लगभग सभी को मिलेगी, चाहे वो कैसे छोटा हो, बूढ़ा हो। और पेशेंट लोग इस तरफ ध्यान कम देते हैं या नहीं देते, तो इसमें जरूरी है कि उनसे चाहे पूछेंगे भी तो उनको इसका पता कम होता है, वो बोलेंगे कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया जी। इस चीज को आप लेके चलें कि हाँ, ये सब में मिलती ही मिलती है लगभग। थायराइड की दवाई लेते थे क्या? थायराइड के बारे में पूछना जरूरी है। तो अगर माँ को थायराइड रहा लंबे टाइम, तो बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है, चाहे वो ऑटिस्टिक रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी कोई फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है इसका बोलने का स्टाइल ठीक ना हो, आंखों की कोई दिक्कत हो जाए, शरीर में कोई दिक्कत आ जाए। BP कभी लो हुआ था या हाई हुआ था? अगर हाई हुआ तो हमारा ट्रीटमेंट फिर अलग जाएगा, अगर लो हुआ था तो फिर हमारा ट्रीटमेंट अलग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शाता है कुछ ना कुछ तो कमी रही थी या कुछ चीज़ बड़ी थी के कारण BP हाई या लो जा रहा था। तो इस बारे में जानना जरूरी है। अगर BP हाई या लो गया था तो क्या उसके लिए आपने कोई समाधान किया, कोई दवाई ली थी? और दवाई ली थी तो क्या उससे आपको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ये सब चीज़ें पूछेंगे तो हमें आगे फायदा मिलेगा। कभी किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी रही थी क्या? क्या आपने कभी कोई सप्लीमेंट लिए थे? तो ये चीज़ें सब में मिलेंगी लगभग। और आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है सप्लीमेंट लेने का, अपने आप से सप्लीमेंट लेने का। कोई भी सप्लीमेंट है, उसकी ऐड देखी, कड़ा खा लिया, ऐड देखी, पकड़ लिया, खा लिया, साल भर खाया, 2 साल खाया। और कई लोगों में तो ऐसा देखा गया है कि एक्सेस हो जाता है, B12 1000, 1500, 2000 पहुंचा हुआ है। विटामिन D की गोली खाए जा रहे हैं, नशे खाए जा रहे हैं, लेकिन वो शरीर को लग नहीं रहा किसी कारण, क्योंकि पेट ही ठीक नहीं है, UDF आया जा रहा है, इसको एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। खाते रहे कहीं ना कहीं कैल्सिफिकेशन हो गया। तो अगर ये पूछेंगे तो सप्लीमेंट खाइए कि नहीं खाई, आजकल मैक्सिमम लोग खा रहे हैं, लेकिन क्या सप्लीमेंट खाने से आपको फायदा मिला कि नहीं मिला, इसका जानना जरूरी है। और आजकल तो फॉलिक एसिड का एक तय मिलता साथ में डॉक्टर के पास से कि ये आपको खानी है सबको। आपकी इम्यूनिटी कैसी थी, कि आपको किसी चीज से एलर्जी रहती थी? इम्यूनिटी का मतलब है कि क्या सर्दी जुकाम बार बार होना, बुखार होना, तेज बुखार होना, कभी शरीर में कमजोरी रहना। और अगर बुखार था तो क्या बुखार होने की कमजोरी ज्यादा रहती थी? यही सब चीज़ें से पता लगेगा कि हाँ, बच्चे में भी ये समस्या आई होगी। कोई एलर्जी है, आजकल वीट एलर्जी बहुत हो रही है, डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, क्या उस बच्चे में क्या वो सिम्टम आए हैं कि नहीं आए? क्या आपको क्रैम्प आते थे? जैसे गुरुजी ने बताया कि अगर सोते समय क्रैम्प आ रहे हैं मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी है। अगर माँ को क्रैम्प आ रहे हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी है बच्चे में, चाहे फिर से बोला जा रहा है ऑटिस्टिक डिफेक्ट चाहे ना भी हो, लेकिन हो सकता है इसको हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत हो, कैल्शियम से संबंधित कोई दिक्कत हो, चाहे रिकेट ही क्यों ना हो। फिर प्रेगनेंसी में अधिक स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं होती थी? आजकल सब लोगों को रहती है, लेकिन उससे पूछना स्पेशली कि क्या ऐसी कोई दिक्कत रहती थी, तो घर का माहौल ठीक सा कि नहीं था, घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता हो बार बार, जिससे खुद की बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ रहा हो। खुद ही वो अगर उदास रहेंगे, बच्चे पर भी वैसा इफेक्ट पड़ेगा। उसका खाना पीना कैसा था? खाने पीने से मतलब एक ये भी है कि घर पे कैसा खाना खा रहे थे, कहीं घी तेल में दिक्कत हो उनके, जो उनकी डाइट है उसमें दिक्कत हो, बाहर का अधिक खा रहे हो, और खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे हमें बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन आजकल लोग चाहे कैसे भी हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ये अवेयरनेस फैलानी होगी लोगों में, और उनको पूछना पड़ेगा कि कभी कुछ किया तो नहीं था ऐसा। अगर किया है, कभी गलती से भी कर लिया हो, तो हमसे बताओ, हमारे को खुलकर बातें बताओ, क्योंकि हमें आपके बच्चे का सवाल है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग करते हैं आजकल ऐसा, हम देखते हैं लोगों को, कोई उनका कहीं परहेज नहीं होता किसी चीज के लिए, उनको जो मन लगता है वो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, जो कुछ करता है वो कर रहे हैं आज के टाइम में। और एक और भी है कि कहीं इंजरी तो नहीं हुई थी? जब हम बोलते हैं इंजरी तो नहीं हुई थी, तो उनसे उनका मतलब होता है इंजरी को वो समझते हैं बड़ी कोई चोट। तो हमें ये नहीं पूछना कोई छोटी चोट लगी हो, कहीं आपके हल्का झटका भी लग गया हो, कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था ऐसा, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, पता होना चाहिए कि कहीं कुछ छोटा मोटा भी हुआ हो। लेकिन उनका समझना एक अलग है, हमारा समझना अलग होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इम्यूनिटी हम कुछ अलग समझ रहे हैं, वो कुछ अलग समझते हैं। क्रैम्प आना उनके लिए अलग है, कई लोगों को समझ नहीं आता क्रैम्प आना होता क्या है। हम बोलेंगे नस पे नस चढ़ती थी, उनको भी समझ नहीं आता
सब लोग अलग अलग समझते हैं अपनी चीज़ों में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा समझना और उनका समझना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें थोड़ा सा हमें खुलकर बात करनी होगी, एक ब्रीफ में बात करनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा उनको चीज़ों को अच्छे से, ताकि उनको समझ में आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हम पूछना क्या चाहते हैं। फिर बच्चा जब फर्स्ट डे आए, हमेशा पहले उनके माता पिता से ठीक से बात करके उनके उनको आश्वासित करना है कि हाँ यहाँ पर आपका इलाज हो सकता है, बच्चे का इलाज यहाँ हो जाएगा, और विश्वास दिलाएं। साथ ही न्यूरोथेरेपी के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद ट्रीटमेंट चालू करें। इसीलिए नहीं कि ये एक फॉर्मेलिटी है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के बारे में समझा रहे हैं तो कोई हमने फॉर्मेलिटी कर दी, एक हिस्सा था। बल्कि इसीलिए ताकि पेरेंट्स ठीक से समझ पाए कि दिक्कत है क्या, और वो कम से कम डर और पीड़ा से बाहर आ पाए कि हाँ उनका बच्चा यहाँ ठीक हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्हें इस बात का भी पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो साइंटिफिक है, हम कुछ कोई मसाज नहीं कर रहे हैं, कुछ मालिश नहीं कर रहे हैं, उनके मन में कोई छोटा मोटा भी नहीं रहना चाहिए। इससे उन्हें भी घर पर थेरेपी देने में कॉन्फिडेंस हो, उनको भी लगे हाँ हमने यहाँ दबाया तो लीवर एक्टिवेट हुआ है, हमने ये चीज़ देखी है। तो उनको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ साइंटिफिक है, तो हम जो कर रहे हैं और थेरेपिस्ट से जो करवा रहे हैं, इलाज जो करवा रहे हैं, वो टोटली साइंटिफिक है और इससे हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। क्योंकि जनरली क्या होगा, ऐसा देखा गया है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट्स को उनके घर के सदस्य या नहीं तो कोई बाहर का व्यक्ति आकर ऐसा कह देता है कि ये दिक्कत तो ठीक होना बड़ा मुश्किल है, इस इस सब से कुछ नहीं होने वाला, जो तुम करवा रहे हो ना इससे कुछ होने वाला ही नहीं है, ये बीमारी दूसरी है, तुम हाथ पैर दबाए जा रहे हो, ये बीमारी दूसरी है, तुम पता नहीं क्या करवाए जा रहे हो अपनी मर्जी से। तो वो डिमोटिवेट होते हैं। या फिर बोलेंगे ये बच्चा तो ठीक ऐसा है ही नहीं, ये नॉर्मल से अलग बच्चा है, ये ऐसा नहीं, ठीक नहीं होता ये कभी, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बच्चा नहीं कर पाया कुछ भी, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं उनके घर के लोग इन चीज़ों को कर देते हैं डिमोटिवेट, कि तुम जो करवा रहे हो वो ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग डिमोटिवेट हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पहले विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये ट्रीटमेंट पे विश्वास होना चाहिए, पहले हमारे पे हो या अलग बात है, कम से कम उनको पता है कि ये न्यूरोथेरेपी चीज़ है जिससे हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि फर्स्ट डे ट्रीटमेंट में क्या किया जाए। बच्चा सामने बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, जो भी कर रहा है, उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि हम फर्स्ट डे कम से कम उसको कुछ तो आराम दिला पाएं, या उनके पेरेंट्स को विश्वास दिला पाएं कि हाँ ये बच्चा ठीक हो सकता है, या हमें पहले ही दिन क्या करना चाहिए। जनरली कोई भी पेशेंट आता है तो फर्स्ट डे तो उसे माइल्ड ट्रीटमेंट ही देते हैं, और चाहे दिक्कत कैसी भी हो, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है हमेशा माइल्ड ट्रीटमेंट ही रहती है। क्योंकि पेशेंट अनेकों जगह से और लंबे समय परेशान रहने के बाद हमारे पास आएगा, तो पहले दिन हमें उससे हल्का ट्रीटमेंट देकर ही स्टार्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है लंबे समय बाद आए, हो सकता है उसको पहले से हमारे बारे में पता हो तो वो पहले दिन आ जाए, वो बात अलग है। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद और बच्चे के सभी सिम्टम्स देखने के बाद ट्रीटमेंट देना चाहिए। साथ ही अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको ठीक से देखना चाहिए कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रही, कहीं हमने से वो की जो चीज़ वो घर वाले बताएंगे वो चीज़ हमें जाननी जरूरी है। डॉक्टर जो कोर्स में आई है, जो बात उसके अंदर में है, इंटरनल बातें जो हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा ग्रोन अप है तो उसकी जीभ भी जरूर देखें, चलना फिरना, उठना बैठना बोलना चालना कैसा है, उसका स्टेटस क्या है, उसका सब चीज़ों का, इस सबको नोट करके रखें हमेशा। बच्चा है, पेशेंट है, जो भी है, पहले दिन जब आए ये सिम्टम हमेशा लिख के रखिए। हर एक थेरेपी के बाद सिम्टम लिखे होने चाहिए कि आज ये दिया तो ये फर्क आया, ये दिया तो ये फर्क आया, 5 थेरेपी के बाद 10 थेरेपी के बाद बच्चे में क्या रिलीफ मिला है। इसका हमें पूरा डाटा तैयार होगा, हम दिखा सकते हैं उनको कि पहले दिन जब ये बच्चा आया था तो ये दिक्कत थी, और 10वें दिन इसको ये फर्क मिला है। इस चीज को भी ध्यान में रखें कि हर डाटा, हर चीज हमारे पास लिखी होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि आगे जब हमें रिजल्ट मिले पहले इस बात का पता रहना चाहिए कि पहले दिन ये कंडीशन थी और आज के ट्रीटमेंट के बाद इतने दिन के बाद ये फर्क आया है, अच्छा है या कैसा भी है। पहले दिन जो भी ये जैसा ही बच्चा आए उसको हम जनरली पॉइंट लीवर हो, पॉइंट लीवर हो या माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट हो, इसको देखकर हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि उसे म्यूकस अधिक बन रहा है, या कई बच्चों में होता है कि रनिंग नोज बहुत है, मुंह से लार आ रही है, या म्यूकस बहुत आ रहा है, नीचे मुंह से भी आ रहा हो, तो उसमें म्यूकस पॉइंट को ब्लॉक करना है। और कई लोगों में पिट को भी ब्लॉक रखना है, कि पिट देने से कई बार पिट्स भी आ सकते हैं और एल्कली भी बढ़ जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों में रनिंग नोज दिक्कत रहती है उन्हें वायरल ट्रीटमेंट हो, गैस ओनली का पॉइंट हो, चाहे पॉइंट गैस ओनली हो या CNNS गैस गैस हो,
ये एंजियोटेंसिन फॉर्मूला नंबर 2 हो। इन तीन ट्रीटमेंट से, या और अन्य भी ट्रीटमेंट है वैसे, लेकिन इनसे देखा गया है कि उनको फर्क अच्छा मिलता है। लेकिन कंडीशन देखने के बाद ही देना है। हर बच्चे पर सेम ट्रीटमेंट काम करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें एक में मिला तो दूसरे में भी वैसा ही मिलेगा। दूसरे में सिम्टम देखने पड़ेंगे। बात अलग है कि अगर सिम्टमेटिक रिजल्ट हमने देखा है, हाँ, एक जैसे सिम्टम के बेस पर अगर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री जानी हुई होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे बच्चे में लगभग सभी को कब्ज मिलती है, तो ऐसे बच्चों में जैसा ही देने से काफी अच्छा लगता है। कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट की पोटेंसी, चाहे 1 गैस 6 पॉइंट दें, 2 गैस दें, 4 दें, 6 दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसमें कितना डायग्नोज किया, बच्चे को कितनी जरूरत है अभी। अगर बहुत ज्यादा सख्त कब्जी है तो 6 गैस देने से उसको अच्छा रिलीफ मिलेगा। फिर कई बार बच्चा जब हमारे पास आएगा तो बहुत हाइपर एक्टिव होता है। इतना हाइपर एक्टिव होता है कि वो चीजें उठा उठा के फेंक के मारेगा, ऐसे की तैसे करेगा। तो ऐसे में अगर उसकी समस्या को हम पहचान लेंगे तो उसी समय बच्चे को हम शांत कर सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी थोड़ी शांत कर देंगे जरूर। इन चीजों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद देखा भी होगा लोगों ने वहाँ महाकुंभ में जो बिहार में हुआ था अभी, कि जिस दिन कैंप था, शायद 23 या 22 को मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे एक बच्चा आया था ऑटिस्टिक। उसके माँ बाप लेके आए थे उसको कैंप में डायग्नोस करवाने के लिए विपिन जी से, तो वो बैठे हुए थे साइड में। तब तक विपिन जी को नहीं पता है कि बच्चा आ रखा है। तो उस टाइम मैं ही खड़ा था वहां पे, जब देखा तो बच्चा मुश्किल से 3 या 4 साल का होगा, वो भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 3 4 साल का था भी नहीं, उससे थोड़ा कम का ही था। चल फिर रहा था, अच्छा बोला, कि हाइपर एक्टिव बहुत था। हाइपर एक्टिव इतना था कि वो कुर्सी को भी उठा के साइड कर देता था, इतना हाइपर एक्टिव था, इतना गुस्सा था उसमें, कि जब मैंने देखा तो वो कुर्सी भी को भी पकड़ के उसने साइड कर दिया, उठा के साइड में कर दिया। तो मैं भी देख के हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। तो फटाफट जाके विपिन जी को बताया। विपिन जी जब आए, देखा बच्चे को, उसके मम्मी पापा से थोड़ी सी बात की, और बच्चे को गोदी में उठाया। गोदी में उठा के उसका अंगूठे सही हाफ के यू 40 सेकंड दिया। वो भी घूमते घूमते, कहीं ये नहीं बैठा के दिया, उसको गोदी में उठाया, 40 सेकंड दिया उसको हाफ के यू। और उसने बच्चा शांत हो गया। वही आंखों देखी बातें सारी ये, कि उसी टाइम बच्चा शांत हो और आराम से अपने मम्मी पापा के पास जाके गोदी में बैठ गया। इतना रिजल्ट है सिर्फ हाफ के यू 40 सेकंड देने का बच्चे को। लेकिन बशर्ते हमने उसको देखा, परखा, जाना, और सही पॉइंट पर सही समय के लिए भी दिया, ये भी मायने रखता है कि हमने 40 सेकंड के यू लिख तो दिया कि हमने ये दिया है, लेकिन क्या हमने उसको 40 सेकंड तक दिया है, और क्या सही पॉइंट पर दबाया है, और सही दबाव के साथ। बहुत ज्यादा दबाव देने से भी कोई वो नहीं होगा कि बहुत ऊपर तक जाएगा वो। एक हल्का प्रेशर भी बहुत काम करता है। और इसके बाद अगर देखें, आजकल TF WD देने से भी बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। तो फिंगर WD दें, चाहे 22 फिंगर दें, 60 देने से भी ज़्यादा अच्छा है। या पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर से कई बच्चों में हाइपर एक्टिविटी कम होती देखी है। इसके साथ साथ जैसा अभी हमने देखा, हाफ की 40 सेकंड का रिजल्ट, वो भी इंस्टेंट मिलता है उसका रिजल्ट। ऐसा भी नहीं है कि आज दिया तो कल जाके मिलेगा, परसों मिलेगा। कम से कम आज, या फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या शाम तक पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे में फर्क आ गया है। ये घर वालों को हम 9 गोल भी सिखा सकते हैं। और बहुत अधिक हाइपर एक्टिविटी में बच्चों को 9 गोल देने से अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है। नॉर्मल डाइजेशन के लिए बच्चों को CNNS, गैस गैस ऑथरिसाइड भी दे सकते हैं। और घर वालों को सिखा भी सकते हैं 1 पॉइंट लीवर के साथ साथ, कि उनको बता दिया कि खाने के बाद आधा घंटा बाद, पौना घंटा बाद CNNS, गैस गैस दे दिया, 1 पॉइंट लीवर दे दिया। उससे उसका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और वो शांत भी रहेगा। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थे जो हाइपर एक्टिविटी में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हवाई बातें हैं, कोई देखी है, लोगों को दिया है सर ने, हमने भी दे के देखा है, भी पता चला है कि हाँ, इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है लोगों में। फिर जैसे हमने बहुत समय से देखा है, परखा भी है लोगों में, डायग्नोस भी किया है, कि पतले दुबले लोग और साथ में वायरल हिस्ट्री के साथ अगर हमें स्प्लीन में हार्डनेस मिल जाए, ऐसे लोगों को यदि हम वायरल ट्रीटमेंट दें तो बहुत अच्छा लगता है उनको। शुरू में माइल्ड वायरल देने से फायदा होता है। इसके लिए आजकल एक सेट बनाया गया है जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सिर्फ ये कोई ऑटिस्टिक बच्चों का ही ट्रीटमेंट नहीं है कि हम बोलें कि सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों का ट्रीटमेंट है, लेकिन जिनकी वायरल हिस्ट्री है, वायरल बॉडी है, वायरल सिम्टम्स भी हैं, उनको जब हमने ये ट्रीटमेंट सेट दिया तो उनको इससे फायदा मिला। तो ट्रीटमेंट एज पर कंडीशन, हिस्ट्री कंडीशन के साथ पेशेंट को जब हम देंगे ये वाला ट्रीटमेंट, 5 15 5, श्री रामन, 1 लिम्फ 1 थाइमस की जगह 1 लिम्फ 1 स्प्रिंग 1 थाइमस भी लिखा है, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, श्री रामन, और 5 15 5 फिट से। इतना ट्रीटमेंट सेट देंगे तो फर्स्ट डे बच्चे को बहुत रिलीफ लगता है, वो शांत भी होता है, उसकी एक्टिविटी में भी फर्क आता है। ये कई लोगों में परखा गया है देख के, कि जब उनको ये ट्रीटमेंट सेट दिया गया
तो उनकी एक्टिविटीज में फर्क आना शुरू हो गया। तो उससे पता लगा कि मान लो वायरल ट्रीटमेंट देने से भी बच्चों में फर्क आता है, जिनकी हिस्ट्री ऐसी रही हो या उनके माँ बाप की हिस्ट्री रही है ऐसी, और उनकी बॉडी भी वायरल हिस्ट्री शो कर रही है। तो ऐसे बच्चों में इसका बड़ा फायदा देखा गया है। तो इसके आगे आए, रिस्पॉन्स हमें जैसा जैसा मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हम माइल्ड वायरल ही देंगे। माइल्ड वायरल के अलावा हम फुल भी दे सकते हैं। अगर हमें पूरा पक्का पता है कि हाँ यही देना है, तो हम वो भी दे सकते हैं। तो जैसा जैसा हमें रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, वैसे वैसे हम ट्रीटमेंट की पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, परमात्मा और गुरु जी की कृपा से। तो उनके करने से ही ये बच्चा ठीक होगा, अंदर के जरिए। कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं, उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट में या उस एरिया में, डब्ल्यूडी के एरिया में कोई ब्लॉकेज हो सकता है उसको वहां पे कोई मलट का हुआ हो, constipation की वजह से वहां हल्का कुछ अंदर से चुभन होती हो, दर्द होता हो, या उसको कोई यूरिनरी ब्लॉकेज हो, वो भी संभव है। क्योंकि डब्ल्यूडी एरिया में तो यूरिनरी भी आता है और आपका रेक्टम भी आता है। तो वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज होगी, तो सर ऐसा देखा है कि बच्चा बार बार उस जगह को टच करता है, जाने में और अनजाने में, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो हम जब देखा कि वो डब्ल्यूडी पॉइंट को बार बार टच करता है, ऐसे बच्चों में टू फिंगर डब्ल्यूडी, ये न्यू जीन्स जो कि डब्ल्यूडी पर ही काम करता है, इससे भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी में कमी होती देखी गई है। और ऐसा भी कोई नहीं है कि टू फिंगर डब्ल्यूडी कोई इलाज है इसका हाइपर एक्टिविटी का। लेकिन जब सिम्टम, कंडीशन और हिस्ट्री के बेस पर जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके चाहे रिलेशन भी क्यों ना हो उसका, है रिलेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि बड़ी बात है कि हम उस बच्चे की परेशानी को पहचान पा रहे हैं, पहचान लिया। लेकिन हमें घर वालों को यह बात पहले ही समझा देनी चाहिए कि ये सब ठीक होने में समय लगेगा। तो जो ट्रीटमेंट और डाइट बताई गई है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है, माँ बाप कहीं ना कहीं एक ढील दे देते हैं खाने पीने में या बच्चे को ट्रीटमेंट देने में, जिससे उनका जो वो रिजल्ट आ रहा है अभी, रिजल्ट आने में थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट एकदम से आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आने लगेगा, तो वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं इन चीज़ों से, थोड़ा सा इसमें ढील दे देते हैं काम अपने ट्रीटमेंट देने में। इस कारण क्या होगा, बच्चे में जो रिजल्ट आ रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमने ट्रीटमेंट उनको समझाया है और जो डाइट उनको दी है फॉलो करने के लिए, क्या वो उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि ऐसा भी ना हो कि वो फॉलो ठीक से ना कर रहे हैं, बाद में आके हमें बोलें कि तुम्हारे करने से फर्क नहीं आ रहा। तो पहले उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। और एक उस टाइम पहले विपिन जी ने एक फॉर्मूला निकाला था, जिन बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, उनमें एक ट्रीटमेंट का सेट अप्लाई किया गया सिम्टम के अनुसार, उनके कंडीशन के अनुसार। 60 फिंगर गॉल इंटू 3, माइल्ड न्यूट्रल, पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट, अजय नॉर्मल। लेकिन इसमें भी क्या था, अजय नॉर्मल में 8 पेन, 9 गॉल, 9 गॉल ऐड किया गया इसमें, फिर 12 लीवर, फिर 6 गैसाई, प्लस 4 थायराइड। जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो, ये ऑटिज्म में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत कारगर पाया गया। क्योंकि अगर उनकी एल्कली बहुत बड़ी हुई है, तो 8 पेन इसमें ब्लॉक कर सकते हैं, 8 पेन के बिना भी 9 गॉल, 12 लीवर, 6 गैसा ही दे सकते हैं, उससे भी उसको वैसा ही फायदा होगा। लेकिन देखा गया कि ये ट्रीटमेंट सेट जब अप्लाई किया बच्चों में, तो उनके ग्रोथ में, हाइपर एक्टिविटी में भी उनको बहुत लाभ देखा गया। तो शुरुआत में कोई भी ट्रीटमेंट चालू करना हो, तो हम देखकर अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ क्या ये सिम्टम इससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिम्टम मैच किए, बहुत अच्छी बात है, तो वही ट्रीटमेंट फिर अप्लाई करेंगे। अगर कुछ समझ ना भी आ रहा हो, तो पॉइंट लीवर, पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर चलाते रहेंगे उसको पहले दिन भी, तो भी अच्छा लगेगा उसको। बाद में हम बात कर लेंगे कि किसी जानने वाले से, सीनियर से। लेकिन शुरू में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्योंकि अगर हमें खुद पता होगा कि क्या करना है, तो बाद में आसानी होगी ट्रीटमेंट करने में। और कई बार बहुत बच्चा बहुत जिद करता है, बच्चे कुछ बहुत जिद्दी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे एक जैसे होंगे, जैसा पहले ही बोला गया। तो क्या होता है, और माँ बाप हैं वो, उनको मोह तो सबको होता है अपने बच्चे से कि हाँ बच्चा कुछ मांग रहा है, रो रहा है, कुछ कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, कई बार वो बच्चे कुछ खिला देंगे, हर खिलाने से मतलब है, बच्चे ने बोला आइसक्रीम खानी है मेरे को, तो आइसक्रीम खिला देंगे उसको वो। जबकि आइसक्रीम तो परहेज के लिए था, कि परहेज जाएगी, खाना ही नहीं आइसक्रीम तो। लेकिन आइसक्रीम खा ली उसने, इससे बच्चे को एक बार जुकाम हो जाएगा, खांसी छिड़ जाएगी, एक खांसी एक छिड़ेगी जाएगी नहीं, उसका गुस्सा बढ़ जाएगा, फिजिकली बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या करें, ऐसे में 5-15-5 देने से बच्चों को बहुत लाभ देखा गया है। 5-15-5 है, ये 15 मॉड्यूल 2 है, इससे भी उनका वैसा फायदा मिलेगा। बच्चों को यदि लगातार एन एन न्यूट्रल भी दिया जाए, तो भी उससे बहुत सुधार दिख जाएगा। बच्चे अगर घर पे ही ट्रीटमेंट लेते रहे अपने माँ बाप से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे पास तो वो कुछ टाइम के लिए आएगा, चलो 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पूरे समय तो अपने घर पे रहेगा।
घर पे रह के जो ट्रीटमेंट मिलता रहेगा उसको, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा उसके लिए, बशर्ते उसके जो घर वाले हैं वो सीरियसली इस चीज़ को लें और उसका ट्रीटमेंट करते रहें। बाकी एक और चीज़ होती है कि बच्चे का स्पीच सुधारने में ट्रू मेडुला प्लस ब्रॉडबैंड एरिया 17 या 18 घिसाई से लाभ मिलता है। लेकिन वही बात आती है हर बार कि पहले उसका सिम्टम देखे होने चाहिए, उसका पहले ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, हमें क्या ऐड करना है, आगे क्या करना है हमारे को, ये डिस्कस करके। नहीं तो अगर हमें पूरा पता है इस चीज़ का कि ये काम करेगा तो हम वो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हर बार जो ट्रीटमेंट देंगे वो देख कर देंगे, चीज़ों को समझ कर देंगे। और जो हमने शुरू में बात की हर बार, कि पहले हमें उनकी दिक्कत को समझना होगा, उनकी हिस्ट्री को समझना होगा। जो हमारा पीछे आज का बैनर है वो भी यही है, कि सपोर्ट का बैनर है, कि हम सपोर्ट है उनके पूरा हमारे पास। हम उनको जो दिक्कत है हम पूरी तरह सपोर्टिव है उनके लिए, कि जैसी भी दिक्कत है हम उसको सपोर्ट करेंगे। जैसी भी दिक्कत से मतलब है ये नहीं कि घर पे जाके इसका कुछ करेंगे, लेकिन हाँ काउंसलिंग तो कर सकते हैं हम। बच्चा आया, बच्चे की काउंसलिंग की, माँ बाप आए, माँ बाप की काउंसलिंग की। इसलिए हार्ट की शेप में है, क्योंकि उनका दिल ही उस टाइम पे कमजोर हो रखा होता है, वो मन से उदास होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम एक सपोर्टिव की तरह उनके लिए, कि उनके इतने निराश समय में भी हम उनकी मदद कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, कि इतने ऑटिज्म बच्चों का हम इतना इलाज कर पा रहे हैं। गुरु जी की इतनी कृपा है कि हमें ऐसी चीज तक के गए हैं कि हम बच्चों का इलाज इतना आसानी से कर पा रहे हैं जो कहीं भी संभव नहीं है। बच्चा कहीं भी पहले दिन आया तो पॉइंट लीवर देते गए तो बच्चे को आराम आ जाएगा, कोई नुकसान नहीं है उस चीज का। इसी तरह हमारे पास इतनी चीजें हैं, बस कमी है हमारे पास जो है, हम जो जरूरत है अभी वो है सिर्फ परफेक्ट नॉलेज की, परफेक्ट ज्ञान की। एक परखने की ताकत चाहिए हमारे को, कि हम देखा, समझा और परख लिया और ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया। जहां हमारे पास ये शक्ति आई, ये सोच आई गुरु जी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, वह हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु जी इस समय हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, अंग संग सहाय रहेंगे। तो इसी के साथ टू बी कंटिन्यूड, ये सिर्फ एक बेसिक है अभी भी। हम बार बार कर रहे हैं कि ये सिर्फ बेसिक चल रहा है अभी। एडवांस तो हम तब जाएंगे जब हम खुद समझ लेंगे चीजों को। एडवांस वहीं पे खुल जाएंगे हमारे सामने, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एडवांस तब जब बन जाएंगे कि हम पॉइंट लीवर देकर बच्चा ठीक कर देंगे। एडवांस वो नहीं होगा कि हम बहुत बड़ा ट्रीटमेंट देंगे फिर बच्चा ठीक होगा। अगर हमारे एक पॉइंट लीवर देने से बच्चा ठीक हो जाए, उससे बड़ा एडवांस ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इस पर कभी विचार भी करके देखे, एक टो फिंगर भी दिया उससे बच्चा ठीक हो जाए, तो उससे एडवांस ट्रीटमेंट क्या हो सकता है भला। कि एक मिनट का ट्रीटमेंट दिया, 5 मिनट का ट्रीटमेंट दिया, उससे बच्चा ठीक हो गया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी अप्लाई कर दें। तो इस चीज पर विचार करें और हमेशा याद रखें, वी कैन एंड वी विल विन। हम कर सकते हैं और हम जीतेंगे भी। इसलिए हम इतना लगे हैं, हम न्यूरोथेरेपी में इतना मेहनत कर रहे हैं गुरु जी की कृपा से। हम एक दिन ना एक दिन जीतेंगे और कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे गुरु जी की कृपा से। तो इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, माँ भगवती का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय